इस मुल्क में पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर बन चुका है। इस शख्स ने इस मुल्क की आवाम को धोखा दिया है। ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम को धोखा दिया है, लेकिन उसने पूरी दुनिया में मौजूद हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको उसने ठेस पहुंचाई, उनको धोखा दिया है। आज के फैसले ने इतनी साबित कर दी कि इस शख्स के सिर्फ जाती मुफादात थे, चाहे इसने कभी शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पर जो फंड्स लिए हों, और चाहे इस शख्स ने पीटीआई के नाम पर जो फंड्स लिए, उन सब में दो नंबरी साबित आई। और ये भी लिंक्स अभी, क्योंकि तफसील हम लोग कैबिनेट मीटिंग में सीधा आए, तफसीली फैसले की कॉपी मेरे पास नहीं पहुंची है और मैं चेक करूंगा। अगर वो चीजें उसमें जो हमें जिसके सबूत हमारे पास तक मौजूद हैं वो नहीं हो तो फिर हम इसकी आगे भी जाएंगे कि इसमें ये लिंक्स जरूर होने चाहिए कि इसने इंडिया से और इसराइलियों से पैसे लिए। पाकिस्तान की सियासत में अगर इंडिया और इसराइल के लोग खुफिया फंडिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और आपको पता है कि कभी मुल्क डायरेक्ट अपने अकाउंट से पैसे नहीं भेज कि आज के फैसले की रूह में इमरान खान पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये सादिक और अमीन नहीं रहा। ये झूठा सर्टिफिकेट लेकर जो शख्स चल रहा था सादिक और अमीन का, जो उसको साकिब निसार ने दिया था, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये बंदा सादिक और अमीन नहीं है, ये बहरूपिया शख्स है। ये बहरूपिया इसलिए है कि ये हर गलत काम खुद करता है और उन्हीं चीजों। ये एक हिस्ट्री चीटर शख्स है, ये कॉर्पोरेट क्रिमिनल शख्स है, और जो जो लोग इसके साथ शामिल हैं उन सबको कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सिर्फ यहां तक बात नहीं ठहरी जाएगी कि इसको सिर्फ आप डिस्क्वालीफाई कर दें। डिस्क्वालीफाई करना जो है वो कोई किसी जुर्म की सजा नहीं है। ये बात आगे तक जानी चाहिए कि वो जो पैसे, क्योंकि ये पैसे अभी जो तफसीली फैसले में कुछ जो लोगों से बात पता चली है कि कुछ पैसे जितने आए बाहर के ममालिक से, उसमें से चंद पैसे इसने पीटीआई के अकाउंट्स में डाले और बाकी पैसे इसने अपनी जाती अयाशी में उड़ाए। इस शख्स पे नैब की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, इस शख्स पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, इस शख्स पे एफआईए की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और तमाम इदारे मिला के मैं अभी भी अपील करता हूं कि इसके खिलाफ एक सख्त तरीन जीआईटी बनाई जाए, इस शख्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और फौरी तौर पर इस शख्स का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, और जो जो शख्स इसके साथ शरीक जुर्म है उन सब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए, ताकि लोग मुल्क से भाग ना सके। पाकिस्तान के कानून में जो चीजें जायज नहीं थी वो चीजें चलाता रहा, और यही वजह थी कि ये 8 साल तक इस केस को लिंगर ऑन करता रहा। इसके कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इस शख्स को पता था कि इसने गलत काम किया, तभी उन केसेस को ये लिंगर ऑन करना चाह रहा था। और ये अभी भी मैं कहूं कि ये बहरूपिया फिर उल्टी सीधी बातें करेगा। फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहरिक करे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर जरूरत पड़े और अगर कानून गुंजाइश देता है तो इस शख्स को गिरफ्तार भी किया जाए। अच्छा शकीब साहब, एक थ्योरी ये चल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक मिनट, बाकी सब लोग बैठे हैं, बात कर लेंगे। आपने अभी आए हो, अभी से हमने सवाल शुरू कर दिया। हाँ नहीं, एआर वाई का कसूर नहीं है, एआर वाई तो बेचारे खुद अभी, और मैं तो
2-4 दिन से मैं वो अपने सोशल मीडिया पे लगा भी रहा हूं कि हमारे एयरवाई के एंकर के खुद के ख्यालात क्या थे इस फॉरेन फंडिंग के बारे में। वो वीडियोस भी लगा रहा हूं जिसमें बड़े बड़े नाम है। आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज नेम, सबके लिए एहतराम है और जर्नलिस्ट के लिए हमेशा मेरा एहतराम रहा है। मकसद कहने का ये रहा है कि इस शख्स को अब इतना जल्दी अब रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा लाडला रहा है। इस मुल्क में हमेशा ये रहा है कि मुखालफिन के साथ कानून का रवैया कुछ मुख्तलिफ था और इमरान खान के साथ खुसूसी लाडले बच्चे की तरह इसको जो है हमेशा ट्रीट किया गया है। तो जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे उसमें FIA, नैब और भी जो हमारी एजेंसी है, वो सब से मेरी गुजारिश होगी कि इस केस को सख्ती से निपटा जाए और इसको मिसाल बनाई जाए। और मैं जो लोग भी इस बहरूपिये के कहने में आए थे उनसे भी कहूंगा कि बराए मेहरबानी ऐसे बहरूपिये की, मतलब जो शख्स जो पैसा मनी लॉन्डर करके लेके आए, हमारे पूरे पाकिस्तान का आज मैसेज क्या गया। मतलब एक तरफ हम तो चलो बोल रहे हैं कि जी ये PTI की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया कि पाकिस्तान का वजीर आजम इस वक्त दुनिया में नंबर 1 मनी लॉन्डरर निकला। पाकिस्तान का वजीर आजम जो था इमरान खान नियाजी, वो पूरे दुनिया के मुमालिक से इसने जाली कंपनियां बनाकर यहां पे पैसे भिजवाता रहा। वो पैसे वो अपनी जात के लिए इस्तेमाल करता रहा। तभी तो मैं कहता हुआ था कि 1 लाख रुपए टैक्स देने वाला शख्स किस तरह इतने बड़े लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकता है। ये फ्रॉडी शख्स था, इसने हर वो फ्रॉड का काम किया जहां इसको चांस मिला। और इसके 3.5 साल के टेन्योर में जो जो इकदाम हुए उन सब की भी इंक्वायरी की जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब शैला रजा साहब और नासिर शाह साहब और बाकी दोस्त फरमाएंगे। आपका माइक है, ऑन करो। कर बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक तो और शर्जील ने बहुत सारी बातें कही और वो लोग जिन्होंने इसको सादिक और अमीन कहा था, आज सारी कौम ने जान लिया कि गासिब व फित्तीन जो है वो सबके सामने खुल के सामने आ गया। और हमारे बड़े ये कहा करते थे कि जो कोई शिद्दत से इल्ज़ाम लगाए तो इसका मतलब है कि उसको कहो जो कहता है वो खुद होता है। तो ये शख्स जो चोर डाकू दूसरों को डिक्लेयर करता हुआ चला था, आज जो है वो देख लिया गया कि ये सबसे बड़ा चोर है, इंटरनेशनल चोर है। और सबने ये देखा कि आज जो है 351 फॉरेन कंपनियों से इसने फंड वसूल किए, 34 गैर मुल्कियों से किए और जो 16 अकाउंट जो हैं डिक्लेयर किए गए हैं उसमें से 13 को उसने कहा है कि ये नामालूम अकाउंट्स हैं। ये भी बयान जो है गलत हुआ, इसका फॉर्म 1 गलत है और अकाउंट छुपाना जो है असल बात जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है। इसने आइन की खिलाफ वर्जी की और आज सारे लोग देख रहे हैं कि हम एक बात कहा करते थे कि हमें जिस अदालत में चाहो कि हम आ जाएंगे, हमें जिस जगह बुलाओ, जितना हमें जो है अदालतों में रखोगे, हमारी जेलों में रखोगे, हमारी आवाज़ इतनी बुलंद होगी। हमारे कायदीन कहीं नहीं घबराए, हर अदालत में पेश हुए। उनके पीछे कोई ऐसा नहीं था कि 15-15 केसेस में और 10-10 केसेस में फ़ौरन ज़मानत मिल जाती। उनकी तो ज़बान काटी गई, 11.5 साल जेल में रहे, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के आइन के वफादार हैं और चोर नहीं हैं। आज जो है हम ये देख रहे हैं कि इसके एक बैंक अकाउंट में 8 करोड़ से ज़्यादा और दूसरे में 51,000 से ज़्यादा डॉलर्स हैं। ये हमें UAE की भी फंडिंग नज़र आ रही है, जबकि UAE की फंडिंग जो है उसके लिए वहाँ का जो कानून है उसमें इजाज़त से फंड रेजिंग होती है और दुबई के कानून में किसी शख्स के लिए भी फंड रेजिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना होगा कि जो दूसरों को इम्पोर्टेड हुकूमत कहता था, आज ये साबित हो गया कि वो इम्पोर्ट की गई थी ये पार्टी यहाँ पे। तो ये किस मकासद के लिए इम्पोर्ट की गई थी, इसने कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को इंटरनेशनली के जो हमने एक रियासत के तौर पर इसकी हुकूमत में माहदे हुए वो भी इसने पूरे नहीं किए। और जो इससे पहले CPEC और ये सब हुआ था, इसने सबको नुकसान पहुंचाया। हमें ये देखना है कि इसको किन किन लोगों ने इंपोर्ट किया, क्या नुकसानात पहुंचाए। और ये जो वूचन कंपनी का मालिक है, जिस क्रिकेट कंपनी, उससे जो इसने पैसे लिए हैं, जो इसने के इलेक्ट्रिक बेचा है,
जिसका पूरा नुकसान जो है वो कराची की आवाम उठा रही है और कराची की बड़ी बड़ी पार्टीज इसे सपोर्ट करती रही। तो आज ये देखना होगा कि हमें कहां कहां इसने रहन रख दिया है। और अब फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट यही कहता है कि जब फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हो जाए तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और पूरा एक्शन ले। और बहुत हो गई, अच्छे थे इलेक्शन कमिश्नर साहब उस वक्त तक जब तक के 95 समाअत होती रही और इमरान खान का फैसला नहीं आया। 96 दफा स्क्रूटनी कमेटी बैठी लेकिन इमरान खान के हक में कोई फैसला नहीं दे सका। और अब जबकि ये एक फैसला आ गया है तो इमरान खान तैयार हैं कि वो दोबारा से अटैक करें, लेकिन कौम को जागना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन लोग थे जो ये मुसल्लत हुए, कैसे इनके बयानिए को हवा दी गई, कैसे इन्होंने जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो कि नहीं लगाने चाहिए थे, किस मेरिट पे लगाए गए, उनको पाकिस्तान के खजाने से तनख्वाह दी जाती रही, टैक्स पेयर्स के पैसों से तनख्वाह दी जाती रही। तो ये किस तरह से इनको स्पॉन्सर किया गया है ये देखना है। और मैं तमाम कौम से अपील करूंगी कि अब आपको जाग जाना चाहिए और इनका शक्ल से नकाब उतर चुका है, इनके भयानक चेहरे सामने आ चुके हैं। ये चोर गद्दार जो सब कुछ दूसरों को कहते थे इन पे फिट आया है। अब इनके कुछ लोग तो भाग चुके हैं, बाकी भागना शुरू कर देंगे, लेकिन अब ये काम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है कि कैसे इनको पकड़ती है। और बहुत सारे मीडिया चैनल्स के ताज़िए आज ठंडे हो गए होंगे जिन पे मुस्तकिल जो है वो यही चलता रहता है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप भी अब तहकीकाती सहाफ़त का आगाज़ करें। नासिर शाह साहब, नासिर वो बंद करें माइक। इमरान फितना और उसका जो केस आज आया, एक बात वजाहत ये भी कर दूं कि ये वो तहकीकात थी, ये वो फंडिंग है जो 2009 से 2013 के दरमियान जब ये इक़्तिदार में नहीं आए थे। तो इसका मतलब कि ये इंटेलेक्चुअल करप्शन, ये उस वक्त भी इन्होंने करप्शन की जब ये इक़्तिदार में नहीं थे। खैरात का पैसा कह लें, दीगर पैसे कर लें, उनमें भी इन्होंने यही सब कुछ किया। और अमेरिका के खिलाफ बातें करने वाला, बयानियां बनाने वाला अमेरिकी फंडिंग से ही सियासत में आए। और अब तो इनके और मजीद केस आने वाले हैं जिसमें आप देख लें, इसके वालिद के ऊपर भी केस था, इसने भी जितनी करप्शन की, फिर वो अलीमा बाजी, फिर वो दूसरी बाजी, फिर भाभी, फिर फरा गोगी और फिर पता नहीं क्या से क्या, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जो आ रही है और जो अब इनको भुगतनी पड़ेगी, जो इन्होंने इक़्तिदार में आकर किया जब इन्हें KP में मिला और फिर जब ये अब वफाकी हुकूमत में थे। तो अब लोगों को इल्म हो जाना चाहिए कि ये जो झूठी बयानियां, झूठी बातें करके इंतशार फैला रहा है, अब इसको घर जाना है। और जिस तरह शर्जील साहब ने कहा कि इसका नाम फौरी तौर पर ECL में आना चाहिए और ये सिर्फ ये ना हो कि इसको सिर्फ नाहिल करना है, बल्कि ये केस चले, GIT बने ताकि सारी चीजें सामने आए। नवाब तैमूर डारपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्ल दर नस्ल करप्ट, जिसका वालिद भी डिक्लेयर्ड करप्ट सजा याफ्ता, उसका बेटा उससे भी बदतर निकला। हमने तो बहुत सी चीजें सुनी देखी, पर एक जो बात जहन में आती थी कि ये एक फॉरेन एजेंट है, वो भी डिक्लेयर हो गई। इंडियन नेशनल्स ने इमरान खान को पैसे क्यों दिए और वो पैसे एक्सेप्ट करना, यानी कि वो रॉ का एजेंट अब डिक्लेयर्ड है। मेरे ख्याल से अब इस मुल्क की एजेंसीज को, इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर को, वफाकी हुकूमत को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं तो वही बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही थी, जिन्होंने इमरान खान नियाजी को इस्तेमाल किया इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वही शायद इसको जल्द से जल्द चाहेंगे कि वो यहाँ से निकल जाए, इस मुल्क से बाहर चला जाए। तो मैं हमारी यही गुजारिश होगी कि एज सून एज पॉसिबल हिज नेम शुड बी ऑन द ECL। इसके सहूलतकार जो इसके साथ हैं उनके नाम भी ECL पे आने चाहिए और जल्द से जल्द इसको अरेस्ट करके और वो इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए कि और कौन से रॉ के एजेंट्स हैं इमरान नियाजी के अलावा जो इस मुल्क में आज
काम कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, हमारे मुल्क को, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये शदीद साहब एक कासिम नबी साहब एक जुमला कासिम नबी साहब कहेंगे। मेरा बस एक दो छोटे पॉइंट्स ही हैं। आज पाकिस्तानी होने के नाते मुझे शर्म आती है, ठीक है। हम वैसे ही पीटीआई के खिलाफ गवर्नमेंट ने इतना हमें ग्लोबली आइसोलेट कर दिया था। अभी जब हम मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर आपको दिखा सकते हैं, अब हम किस मुंह से जा सकते हैं उनके पास जब हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, हमारे सबका प्राइम मिनिस्टर, और हम जहाँ पे हमारी वैसे ही हमारे ऊपर FATF की और दूसरी इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, उस माहौल में अब ये तो हमें बेसिकली सर्टिफाई इन्होंने कर दिया है कि अगर हमारा साबिका प्राइम मिनिस्टर ही इन्वॉल्व है इसमें तो ये पूरी कौम ही ऐसे होगी। तो हम किस मुंह से जा सकते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सीख कर सकते हैं। तो जो भी हो, आई होप कि इस के इख्तिताम पे हम ऐसी एक मिसाल कायम कर सकें कि कोई भी इस टाइप की सिचुएशन जहाँ पे फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व हो, और ख़ासतौर पे ये कि दूसरों के ऊपर, सारों के ऊपर ब्लेम लगा के खुद वो चीज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, उनके ऊपर मिसाली ऐसी सजा होनी चाहिए। जी साहब ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो फैसला करके बॉल जो है ना वफाकी हुकूमत के कोर्ट में दे दिया है। अब वफाकी हुकूमत उसको 3-4 महीने हो गए। इन 3-4 महीनों में ये सिर्फ बातों के गाजी हमें दिखाई देती है। वफाकी हुकूमत एक मुकदमा भी उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ जो है ना वो दर्ज नहीं किया, ना किसी को गिरफ्तार किया। अब जो वादे जो फैसला है इसके मुताबिक हम क्या उम्मीद रखें, क्या तवक्को रखें कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने बोर्ड जो है ना वफाकी हुकूमत में कोर्ट में। देखें जी, आपकी बात ये सही है कि वफाकी हुकूमत को 4 महीने हो गए और 4 महीनों में कोई भी मुकदमा या कोई भी इंतकामी कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई। लेकिन अब इस फैसले के बाद, ये फैसला है, ये कोई मेरी आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि ठीक है हमारी अपनी बायसनेस हो सकती है, इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत पर लाजिम है, वफाकी हुकूमत पर लाजिम है कि जो क्राइम पीटीआई के सरबराह इमरान खान नियाजी ने किया है, जिस तरह उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, और इस फैसले में वो डिक्लेयर सिर्फ चोर और डाकू नहीं हुआ है, वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी डिक्लेयर हुई है। और फैसले की रोशनी में मैंने देखे कुछ और भी अहम नाम हैं जो इसके साथ शरीके मुलजिम रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर तमाम लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालें, फौरी तौर पर। मैं अपील करता हूं राना सनाउल्लाह साहब से जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो इस केस में इन्वॉल्व है, फौरी तौर पर राना साहब आज ही नोटिफिकेशन निकालें, बराए मेहरबानी इन सब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए क्योंकि ये लोग मुल्क से भागने ना पाए, क्योंकि ये सीरियस एलिगेशंस हैं। हमारे मुल्क की सियासत में जो चीजें हमारे कानून में हमारा मुल्क इजाजत नहीं देता, ये कोई आसमान से उतरा हुआ शख्स था जो कि हर चीज कर रहा था। एक कानून जो है कब तक इस मुल्क में इस तरह चलेगा कि मेरे लिए अलग कानून और आपके लिए अलग कानून। अगर फलां दोस्त किसी का लाडला है, फलां को किसकी सपोर्ट है, अब ये नहीं चल सकता, सॉरी। और किसी किस्म की रायत नहीं बरतनी चाहिए। ये कानून सबके लिए एक होना चाहिए, एक होगा, ये इस हुकूमत पे लाजिम है। आपका जो सवाल है, मैं आज भी इस प्लेटफॉर्म से, हम कैबिनेट के 5-6 मेंबर यहां बैठे हुए, हम अपील करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर से फौरी तौर पर सबके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें जैसे कासिम नबी साहब ने कहा, ये पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस है। ये फैसला, इस फैसले ने एक्सपोज किया है कि अब कौन किसी अच्छे काम के लिए डोनेशन देगा इनको, हमारे मुल्क में किसी को। जब एक शख्स जो कि क्रिकेटर था, उसने एक क्रिकेट का फेस बना के और फिर अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा के पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, और वो पैसे, आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि किसी 8 करोड़ रुपए आए, 1.25 करोड़ रुपए अकाउंट में, बाकी जो 7.25 करोड़ रुपए खान साहब के बनी गाला चले गए। ये बहरूपी शख्स को और इसके साथ जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुकूमत ने करनी है, ये उन पर लाजिम है। अब किसी किस्म की रियायत कोई बरतनी नहीं पड़ेगी। जी, अभी जिस इलेक्शन कमीशन के फैसले पर आप तबसरा कर रहे हैं, एक थ्योरी ये चल रही है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इसे नायल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, फिर क्या करोगे? वक्त देखा जाए। देखिए जी, मैं आपकी बात क्लियर कर दूं। मैंने कहा कि लाडला इज्म का खात्मा करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं चल सकता, फिर अवाम फिर सड़कों पे होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पसंद और नापसंद के फैसले करें।
ये जब इसको सादिक अमीन का जाली सर्टिफिकेट साकिब निसार साहब ने दिया था, साकिब निसार साहब ने जब दिया था, हमें उस वक्त भी पता था। और मैं ये भी बता दूं कि साकिब निसार साहब ने जब दिया था तब इसकी कौन सी एक कंपनी, एक ऑडिट कंपनी थी, उस ऑडिट कंपनी के मालिक को इसने फेडरल कैबिनेट में लिया, जिसने उस वक्त साकिब निसार साहब को वो पेपर्स जमा कराए। इसकी जाली रसीदें बनी थी, जाली रसीदों में था। आपको मैं बात बताऊं जब सादिक अमीन किस तरह हुआ था। ये एमनेस्टी का कानून क्या कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई सियासतदान नहीं ले सकता एमनेस्टी। क्या हुआ, इसने एमनेस्टी ली थी, इसकी बहन ने तो बाद में ली थी, अलीमा खान ने, इसने शुरू में एमनेस्टी ली थी। हुआ क्या, हनीफ अब्बासी साहब की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बोला जी इसने तो एमनेस्टी ली हुई है, जब है कि मैं नहीं ले सकता तो मैं नहीं ले सकता। तो उसमें साकिब निसार साहब क्या फरमाते हैं, साकिब निसार साहब फरमाते हैं उस वक्त एफबीआई ने तो कबूल कर ली ना, बस ठीक है, हो गई। यार कैसा कानून है जो कानून अगर मना करता है कि जी इस तबके का आदमी ये काम नहीं कर सकता, और वो डॉक्यूमेंट दिखाता है कि जी इमरान खान ने खुद एमनेस्टी ली हुई है, और साकिब निसार साहब कहते हैं कि जी नहीं चलो एफबीआई ने तो कबूल कर ली नहीं यार, बस होने दो। तो ये अंधेर नगरी इस मुल्क में हो चुकी है। मैं कहता हूं कि इमरान खान के अगर मुकम्मल तौर पर इमरान खान का ऑडिट भी किया जाए, एफबीआर करे, स्टेट बैंक करे, नैब करे, एफआईए करे, अगर इसके पूरी इसकी जितनी भी सल्तनत है उसमें चोरी डकैती और फ्रॉड के पैसे साबित ना हुए तो आप कहिएगा 100% इसकी एक एक चीज में जो शख्स ये कहता था कि जी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आप मुझे जमीन अलॉट करें, जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, जमीन वो नवाज शरीफ साहब से ले रहा था, उस शख्स के कहां से कहां सल्तनतें बन गई, ये चीजें छुपेंगी नहीं। शौकत खानम में इसकी बहन डायरेक्टर क्यों है, ये खुद भी एक डायरेक्टर खुद, एक बहन डायरेक्टर, सारे कजन्स, पूरी फैमिली डायरेक्टर क्यों भाई? इमरान खान के बाप का पैसा था, ये पब्लिक का पैसा था, ये लोगों की डोनेशन थी। बचपन में हमने भी शौकत खानम में डोनेशन दी हैं, ये हमारी डोनेशन थी, उसके बाप का पता था कि भाई सब कुछ हो रहा है। और फिर वो सिलाई मशीन वाली आंटी जो है वो अमेरिका में प्रॉपर्टियां भी बना रही है उसी शौकत खानम के पैसों से। तो इसके साथ साथ शौकत खानम का ऑडिट भी होना चाहिए। हालांकि शौकत खानम एक अच्छा हॉस्पिटल है, मैं जाती तौर पर कहता हूं कि इस तरह के 100 और हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन अगर उस शौकत खानम के हॉस्पिटल में भी यही 2 नंबर इमरान खान ने की हुई है तो फिर उसको कोई और इदारा या गवर्नमेंट उसको उस पूरे हॉस्पिटल को अपनी तहवील मिले और उसको उससे बेहतर तरीके से चलाए, और जो पैसे उसके लिए हैं वो बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। ये नहीं कि पैसे आ रहे हैं पूरी दुनिया के डोनेशंस के लिए, चैरिटी के लिए, और आप चैरिटी के पैसों से जो है वो अपनी अयाशियां कर रहे हो, और अपनी बहन को बोले तुम अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद करो, और कुछ साहब ही पूछे ये तुमने अमेरिका में प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, बोले जी सिलाई मशीन से खरीदी है। तो ये ड्रामे अभी बंद होने चाहिए। जी एक सर आप नाराज हो जाते हैं। अच्छा पहले अमित साहब ठीक है, बिस्मिल्लाह। नहीं टॉस कर लो। इंसाफ का नया मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो कहती है कि जनाब अकाउंटेंट ने लेटर लिखा, खान साहब ने साइन कर दिए, लेटर झूठा हुआ तो खान साहब का नहीं है, अकाउंटेंट का लेटर झूठा है। और कह रहे हैं साथ साथ कि भाई अलकायदा के पैसे पीपल्स पार्टी कहती थी नाशी ने लगाए और जरदारी साहब का सिरे महल और ये वो, अब नया बयान यहां सामने आ रहा है। देखिए जी पीटीआई का ये इस तरह की हरकतें पीटीआई करेगी, इससे बुरी हरकतें भी आपको मिलेंगी। अभी ट्रेंड चलाएंगे, क्या चलाएंगे? मुल्क के सरबराहों के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहों के खिलाफ चलाएंगे, मुल्क के खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे। ये सारा पैसा कौन सा? यही फॉरेन फंडिंग का पैसा है, ये 2 नंबरी पैसा है, ये करप्शन का पैसा है जो कि सोशल मीडिया पे आपके मुल्क के इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसको फौरी तौर पर बंद होना पड़ेगा। और मैं ये भी साथ में कहूंगा राना सनाउल्लाह साहब से कि जो भी शख्स किसी हमारे मुल्क के इदारे के खिलाफ, उसके सरबराह के खिलाफ कोई इस तरह की बेहुदा चीजें शुरू करता है, कैंपेन शुरू करता है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। सर प्लीज पूछे जी। कैबिनेट के हवाले से क्या मुख्तलिफ फैसलों में किया था कि जो सड़कें बारिश से मुतासिर को दोबारा बनाया जाएगा। सर बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं कि जो गुजरगाहों में बनी हुई है और वो हर दफा बारिश में बह जाती है। क्या ये मुनासिब नहीं कि वहाँ पे ब्रिज बना दी जाए और फिर जो हमारे डैम है, जैसे जो सिंध में कराची में खासतौर पर डैम ये अब हर साल ओवरफ्लो हो जाते हैं, तो
इनके रकबे में इजाफा करके पानी को महफूज किया जा सकता है कि जो आप ब्रिज वाली बात करें, आप गालिबन कॉस्बे की बात कर रहे हैं। कॉस्बे उस पर तो बन रही है ब्रिज, उस पर तो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर भी दिया, कर रही है। बाकी बारिशों के बाद जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसमें कैबिनेट ने किया है मंजूर की, सारी सड़कें बनेंगी, सारी चीज़ों पे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिए और इंशाल्लाह ताला वो सारी डेवलपमेंट पे हम करेंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ प्रेस क्लब हैदराबाद के लिए भी फैसले हुए हैं, कुछ फैसले जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एजुकेशन सिटी के लिए बहुत डिटेल्ड है वो। मैं क्योंकि मैं चाह के इस टॉपिक पर मैं रहूँ, वो आपको हम हैंड आउट अभी एक ख्वाब पे पाबंदी नहीं। देखिए जी, किसी की सोच पे पाबंदी नहीं है, ये सिर्फ अभी हो सकता है और होना भी चाहिए कि पीटीआई पे फौरी तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए, निशान इनका वापस लिया जाए। पीटीआई पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगनी चाहिए। अगर जैसा हम कहते हैं कल अदम तंजीम होती हैं, तो पीटीआई भी मेरे ख्याल से बहुत जल्द कल अदम पीटीआई बन जाएगी। और कल अदम पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब का तो हमने कहा है कि जी कल अदम पीटीआई के सरबराह इमरान खान का नाम फौरी तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले, और अगर जरूरत पड़े तो अडियाला जेल भी सफाई करा ली जाए, क्योंकि वहां पे भी मेहमानों की जरूरत है। ये बताएगा कि अभी आप जो बात की कि सड़कें दोबारा तामीर हो रही हैं, काफी खराब हुई है शहर बारिश के बाद, क्वालिटी वर्क नजर नहीं आ रहा, कई फुटपाथ बैठ गई, कई नई सड़कें बह गई हैं, तो जिन लोगों ने सड़कें बनाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या कोई इंक्वायरी कराएंगे, मटेरियल कैसा डाला है, कैसी उनकी जो है वो जी जहां पे इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आई तो डेफिनेटली हम करेंगे उसको। शजील साहब, आपने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी होनी चाहिए, मौजूदा सदर पाकिस्तान भी ये अकाउंट इस्तेमाल करने वालों में शामिल है, तो क्या कहेंगे उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए, उनको भी हटाना चाहिए? दूसरी बात कि इस फैसले पर साबिक गवर्नर सिंध ने कहा है कि पीडीएम के हुबारे से आज हवा निकल गई है और अब जो है वो उसामा बिन लादेन और इस तरह के जो फैसले हैं वो आने चाहिए कि उनकी हिमायत कौन कर रहा है? मैं समझता हूं कि पीटीआई की पूरी पीटीआई के सरबराह समेत सब लोगों को पहले दिन किसका दिमागी जो है ना मुआयना करवाना पड़ेगा, कि मतलब ये वो लोग हैं कि जब फैसला जो कि लिखा हुआ क्रिस्टल क्लियर, अगर इनको इस फैसले की परवाह नहीं थी तो 8 साल तक इसको लिंगर ऑन क्यों कर रहे थे, और आज कल क्यों इमरान खान ने कॉल दी थी कि जी हम इलेक्शन कमीशन में बाहर मुजाहरा करेंगे? कि उनको पता था कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, अखबारों में, जरीदों में, फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी आ चुकी है, पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। अब वो कहते हैं ना कि थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी हया होनी चाहिए अपनी फेस सेविंग के लिए। सुमर साहब, पीटीआई अपनी फेस सेविंग के लिए अब इस तरह की बातें कर रही है कि वो बात होगी कि फिर जो सबसे पहले आप ढोल बजाओगे जी हम जीत गए, तो ये अब इन बेवकूफों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ये सर ये बताइएगा, अगर पहले मोहतरमा बेनजीर भी 11 साल बाहर रही, नवाज शरीफ दूसरी दफा बाहर चले गए, तो ऐसा नहीं है कि जो अब क़यादत जो है इमरान खान की सूरत में इसको भी बाहर निकाला जाएगा और जो एस्टेब्लिशमेंट है फिर अपने फैसले जो है आप लोगों पर, दूसरों पर मुसल्लत करती रहेगी? देखिए, ये फैसला किसी अलिफ या बे का नहीं, ये फैसला पाकिस्तान के एक आईनी इदारे का फैसला है। ये जजमेंट 8 साल की प्रैक्टिस के बाद, और मैं इसमें सैल्यूट पेश करता हूं, सॉरी मैं मिस कर गया अकबर एस बाबर साहब को। उस शख्स को सलाम हो, अगर मैं भी किसी की पिटिशन लेके जाता और अगर 2 दफा पिटिशन नहीं लगती तो मैं भी घर बैठ जाता। तो मैंने के इलेक्ट्रिक और एस्को के खिलाफ एक पिटिशन हाई कोर्ट में डाली थी, वो 2 दफा गया हेयरिंग में, उसके बाद फिर मैं भी शायद ठंडा पड़ गया। लेकिन सलाम अकबर एस बाबर को कि उस बंदे में इतनी कंसिस्टेंसी थी, इतनी उसमें जुर्रत थी, उसने 8 साल इस केस को फॉलो करता रहा, पीटीआई का बानी रुकन था, और यह फैसला आईनी इदारे का फैसला है। और आईनी इदारे के फैसले के तहत मैं समझता हूं कि इखलाकी, अगर जैसे वो इमरान खान कहता ना कि ट्रेन का हादसा हो जाए तो किसी मुल्क में जी वजीर इस्तीफा दे देता है और ये होता है, आज इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कि वो इस्तीफा दे पीटीआई की चेयरमैनशिप से। इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कौम से माफी मांगे। इखलाकी तौर पे इमरान खान पे लाजिम है कौम को कहे जी मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने डाका डाला। और इखलाकी तौर पर जो है इमरान खान पे लाजिम है कि बोले मैं आज पीटीआई को खत्म करने का ऐलान करता हूं। अच्छा, वफाकी हुकूमत अगर वफाकी हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने रिवायत के मुताबिक 3 रुकनी बेंच बना दिया, तो आपका रद्द क्या होगा? मैं नहीं समझ अकरम साहब, बात यह है कि मैं किसी कोर्ट के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसे नहीं होगा,
के क्या कहते हैं कि मनपसंद फैसले वो मिलते रहे, क्योंकि अब अवाम जो है वो अवाम भी इस वक्त जो है उसमें शदीद गम गुस्सा है। अवाम इस तरह नहीं होने देगी कि हर बार लाडले को जो है वो सेफ एग्जिट दिया जाए। अब लाडले को अपने लाडलाज़म का हिसाब देना पड़ेगा। बशीर मेमन साहब ने भी तहकीकात की थी, उस हवाले से भी आपने मुतालबा किया है DID तश्कील दी जाए PTI के खिलाफ, तो वो मामला भी उसमें शामिल होंगे जो बशीर मेमन ने तहकीकात की थी DID में। देखिए जी, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे ये याद है कि बशीर मेमन की एक रिपोर्ट थी FIA में जब वो थे, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि अबराज गुरुम के आरिफ नकवी साहब और सुई गैस का इशू है, और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ कि इमरान खान और अबराज ग्रुप उसने PTI को सपोर्ट की इलेक्शन में। इमरान खान ने उसको मना किया बशीर मेमन को कि आप जो है वो इस इंक्वायरी को ना करें, क्योंकि आरिफ नकवी साहब हमारे दोस्त हैं। तो ये तो सारी नेपोटिज्म सामने आ चुकी है। थैंक यू जी। आप बताते हैं काले भाई, आपके पास